हाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो बेटा, सरल रेखी गति, जबकि इसके बाद वाला चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं सरल रेखी गति, इसका आज समापन होना है। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाए तो हम लोग जो है नए लेसन पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 2-3 लेसन बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे बेटा, अगर आप पॉलिटेक्निक वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम दो, या इलाहाबाद में एक परीक्षा होती है IERT, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, पूरे एशिया में एक ही विद्यालय है, और उसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो जल्दी नौकरी पा जाते हो आप। वहाँ कैंपस सिलेक्शन होता है, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता जल्दी, तो पेपर टफ होता है, तो वहाँ हाई स्कूल स्तर तक के ही पेपर पूछे जाते हैं उसमें। लेकिन इन एग्जामों में जिनका नाम लिए, मैं सरल रेखी गति और आगे अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, न्यूटन के गतिशील नियम, 9th-10th लेवल के चैप्टर हैं। इंटर से सवालें आपके एग्जाम में बनती हैं, पूछी जाती हैं। तो आज हम आपको कुछ सवालें बताएंगे जो वहाँ पूछी जाएंगे, जिनकी वहाँ पर ज़रूरत होगी। तो भाई विकास जी, पढ़ना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, ध्यान से पढ़िए, तभी अच्छे से आ सकता है और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो देखो बेटा, इस लेसन के न्यूमेरिकल लगवाने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सूत्र बता रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले, जब भी कभी प्रारंभिक वेग या शुरुआती वेग की चर्चा हो तो वेग को बेटा यू से लिखते हैं। बाद वाली जो सवालें बोले हैं वो थोड़ा सरल है, शुरुआत में जो बोले हैं थोड़ा कठिन है। ध्यान दीजिए। प्रारंभिक वेग, जैसे कोई वस्तु जिस वेग से चलना शुरू करे, प्रारंभिक वेग यू होता है। कुछ देर बाद जो वस्तु का वेग हो जाता है, अंतिम वेग वी होता है। वस्तु पर जो त्वरण लगता रहता है, जो त्वरण से वस्तु चलती है, उसको हम ए से लिखते हैं। और वस्तु जितनी दूरी चलती है, वस्तु द्वारा तय दूरी एस से लिखी जाती है। और आप समझ रहे हो बच्चों कि ये गति के समीकरण से रिलेटेड टॉपिक है। 3 चैप्टर में इस्तेमाल होंगे ये सब सूत्र। यहाँ से अच्छे सीख लो तो आगे आने वाले तीनों चैप्टर में इनका विधिवत प्रयोग है। ध्यान दीजिए जरा। गति के समीकरण में एक समीकरण है B बराबर U प्लस AT। दूसरा समीकरण जो गति का है वो है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान से देखें और हमें समझने का प्रयास करें। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये जो है गति का तीसरा समीकरण है। तो गति का समीकरण V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, गति का समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, गति का समीकरण B बराबर U प्लस AT। और कभी कभी वे शब्द लगा देता है, कह देता है 5वें सेकंड में, चौथे सेकंड में। तो जब विशेष सेकंड में चली गई दूरी की बात आती है तो टीवें सेकंड में तय दूरी का आप सूत्र यूज करेंगे। किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र जब रहेगा तो u प्लस हाफ a टू टी माइनस 1, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और प्यारे साथियों, जैसा कि आप जान रहे हो, अगर आप इन सूत्रों को देख रहे हो तो कब कौन सूत्र लगाया जाए, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, फंसते हैं कि गति का पहला लगाएं कि दूसरा वाला लगाएं कि तीसरा वाला। तो मुस्कुराते हुए समझिए कि यहाँ कोई टिप्स दे रहे हैं आपको, और आप उस टिप्स का इस्तेमाल करिएगा। खट से आप सेटअप कर लोगे कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर कभी सवाल में टी की चर्चा ना हो, क्या न समय दे, टी माने समय, न समय दे और न समय पूछे। यदि किसी प्रश्न में टी की चर्चा ना हो, न समय पूछे न समय दे, टी की चर्चा ना हो, तो आप समझते रहिएगा कि वहां निश्चित तौर पे गति का तीसरा समीकरण लगेगा।
टिप्स दे रहा हूं। जब समय की चर्चा ना हो, ना समय दे, तो वहां पर गति का कौन सा समीकरण लगेगा? और अगर कभी भी किसी सवाल में ना तो दूरी दे ना दूरी पूछे, माने जब दूरी की चर्चा ना हो, तो सौरभ जी पहला समीकरण यूज होगा। जब यश चर्चा में ना हो, और जब सवाल में अंतिम वेग ना दे और न पूछे। जब जो है वेग की चर्चा ना हो, जब वेग ना दिया रहे, ना वेग के बारे में पूछता रहे, तो जानते रहिए कि आपको जो है कौन सा समीकरण इस्तेमाल करना है। तो टिप्स दे दिए कि नहीं? वे शब्द रहेगा तो चौथा लगा देना। ठीक है, एक और टिप्स जो है स्वाति जी जानिए। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के संपर्क में गति करे, गुरुत्व के अधीन गतिमान वस्तु, गुरुत्व के अधीन माने पृथ्वी के संपर्क में गतिमान, कंपटीशन में इन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। गुरुत्व के अधीन दो तरह से गति होगी, या तो वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती रहेगी या ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु कौन वस्तु सिखा? ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु। तो उन्हें बेटा ये सब टिक्स है, जानते रहिएगा। पार्टीशन वगैरह पेपर पाओगे तो लगा सकते हो। तो ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु में ये जो सूत्र आपने देखा है, इन सूत्रों में जहां ए रहेगा वहां जी लिख देना रहेगा, और जहां यस रहेगा वहां यस, यही बदलाव कर देते हैं। क्या बोले हम समझे आप लोग? कि जहां जो है ए रहे वहां जी लिख देते हैं, और जहां यस रहे यस, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। तो मानिए गति समीकरणों का रूप क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, h टी बराबर u प्लस हाफ जी टू टी माइनस 1। गत समीकरण ऐसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत? ए के स्थान पे क्या लिख उठेगा? जी, और यस के स्थान पर क्या लिख उठेगा? समझ में आई बात की नहीं? अब यहां पर ध्यान से देखो जरा, अगर वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही हो, नीचे से ऊपर अगर गति हो रही हो किसी वस्तु की, शिवांशु कहां से कहां गति हो रही है बेटा? अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, तो नीचे से ऊपर जाती हुई वस्तुओं के लिए याद रखिएगा कि ए के स्थान पे माइनस जे लिख उठेगा, और यस की जगह एच ही रहेगा। ये दो बदलाव हो जाते हैं। ये सब सवाल लगाने में टिप्स रहेगी रोला डोला। तो यहाँ ए की जगह माइनस जी, यस की जगह एच हो जाता है। और अब ध्यान दीजिए, गत के समीकरण हो जाएंगे v बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, एच टी बराबर यू माइनस हाफ जी टू टी माइनस 1। ये गति के समीकरण हो जाएंगे। तो गति के समीकरणों का रूप बदल जाएगा सृष्टि महारानी कब? जबकि वस्तु ऊपर से नीचे गिरती या नीचे से ऊपर उड़ती। तो ये ऐसे तैसे मैसे कैसे सूत्र में बदलाव हो जाएगा। तो एक और टिप्स दे रहे हैं शिफा जी कि अगर कभी कहे क्वेश्चन कि एक वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, उन्हें सब बात नहीं सुन रही हो। एक वस्तु जो है सतर्कता स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हो, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, या वस्तु आप वहां से गिरा रहे हो जहां जो है कहीं गति नहीं है। जैसे कह दे कि एक मीनार से एक गेंद गिराई जाती है, मीनार चल नहीं रही है ना, रुकी हुई है ना,
या जैसे कहे एक मकान से एक वस्तु गिराई जाती है, तो आज से जान लो वस्तु जहां से गति कराई जाती है वहां का वेग ही वस्तु का वेग होता है। जैसे अगर एक बस से एक जो है बैग फेंक दिया गया, कोई एक बस जा रही थी, उस पे ऊपर बैग रखा था, उठा फेंक दिया गया, तो बस जिस चाल से जा रही थी उस पर रखा बैग भी उसी चाल से जा रहा था, फेंका जाएगा तो उसी चाल से भागेगा। जैसे एक गुब्बारा 40 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर उठ रहा है और उसमें एक मुर्गा बैठा था, मुर्गे को उठा के नीचे फेंका गया, तो 40 की स्पीड से गुब्बारा उठ रहा था तो मुर्गा भी 40 की स्पीड से उठ रहा होगा, ठीक है, और गिरते समय उसका वेग -40 हो जाएगा। तो ये जान लो कि वस्तुएं जिस वेग से रहती है गतिमान, वहां पर से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए तो उस वस्तु का वेग वही होता है। तो जैसे कभी कहे कि एक वस्तु मकान से गिराई जाती है, एक वस्तु मीनार से गिराई जाती है, एक वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, तो इसका मतलब उसमें वेग नहीं है, यूं जीरो है। क्या जीरो है? तो यहां देखो जरा, स्वतंत्र टिप्स है यहाँ, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई, या समझ रहे हो कहां से गिराई जाए? मीनार, मकान, घर, पहाड़, ये सब स्थिर है ना, इनमें से गिराई जाए। जहाज वहाज सुना है, ट्रेन सुना है, तो गिरती हुई वस्तु के लिए यूं जीरो हो जाता है। क्या? तो अब अपने आप बताओ गति के समीकरण क्या हो जाएंगे सृष्टि? V बराबर H बराबर H बराबर हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर और HT बराबर माने गति के समीकरण के रूप बदल जाएंगे कि नहीं? ऐसे ही अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही हो तो महत्तम ऊंचाई पर, 500 शब्द बोल रहे हैं बेटा, माने एकदम ऊपर पहुंच गया तो एक मतलब करे और ऊपर जाए के ताकत ना आएगा, माने हमें V जीरो हो गया। जैसे हम कौन गेंदा फेंके 10, 15, 20, 25 तक गवा, उसके बाद गिरे लाग, तो 25 तक जाए पाए ना, एक मतलब एक बेग अब खत्म हो गया, तब तो ऊपर ना जाए पाए। तो जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर कौन जीरो हो जाए बेटा? याद रहे। तो फिर गति के समीकरण क्या हो जाएंगे? U बराबर GT, यहाँ जीरो कहते GT इधर आ जाए, ई वाला वह रहे और ई वाला क्या हो जाए? U स्क्वायर बराबर जे में भी रहे वह बदल जाए, बाकी ना बदले। तो ये हमारे जो है गति के समीकरण हैं जिनका इस्तेमाल हमें इस अभ्यास में करना है। और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो है एक सूत्र और प्रयोग करेंगे, और वो सूत्र क्या है? औसत चाल निकालने का। औसत चाल माने कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। हमारी कोई वस्तु जितना दूरी चलती है और उसको इकट्ठा कर ले, जितना समय लगता है उसको इकट्ठा कर ले, सूत्र में मान रख दे कुल दूरी बटा कुल समय में, आंसर आ जाएगा। एक और सूत्र याद कर लीजिए उन्हें जी, सापेक्ष चाल या सापेक्ष वेग निकालने का। तो जब वस्तुएं एक ही दिशा में जाती हैं तो सापेक्ष चाल घटती है, और जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। जैसे कहा जाए कि दो वस्तुएं V1 और V2 स्पीड से एक ही दिशा में गतिमान हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल V1 माइनस V2, और जब विपरीत दिशा में जा रही हैं तो V1 प्लस V2। सापेक्ष चाल या सापेक्ष वेग एक ही दिशा में, जब वस्तुएं एक ही दिशा में गति करें तो उनका सापेक्ष वेग V1 डिफरेंस V2 घटे, डिफरेंस का सिंपल है। और अगर जो है विपरीत दिशा में गति करें तो सापेक्ष चाल V1 प्लस V2। तो हमारी उम्मीद है